जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 11 अक्टूबर 2024 के विजनर्स न्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। 10 अक्टूबर को जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ये उसका आंसर है। ओनली वन ए सिर्फ आता था। और आज ये क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तीनों इजी है तो अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। और ये एक मेंस का क्वेश्चन है, अगेन पीवाईक्यू के बेस से मैंने लेने की कोशिश की है। और आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगा, और या फिर अपना कोई डाउट या फिर अपना आंसर अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप टेलीग्राम के चैट ग्रुप में अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नाबार्ड ने भाई अपनी रिपोर्ट रिलीज की है, नाफीस 21 to 22। अब ये नाफीस क्या है, तो भाई नाफीस बात करता है रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन की। तो ये भाई एक नेशनल लेवल सर्वे है, ये पर्टिकुलरली रूरल पॉपुलेशन को देखता है, इनके अंदर कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब लोन, इंश्योरेंस, पेंशन, बैंकिंग फैसिलिटीज एक्सेट्रा, वो सबके पास अवेलेबल है कि नहीं है। ओके, अभी भाई देख लेते हैं सर्वे की हाईलाइट क्या है। भाई ये सब आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर रह जाता है तो रख लीजिएगा, बाकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं रहेगा उसके हाई चांसेस है। सर्वे के क्या भी हाईलाइट्स हैं, तो भाई एवरेज जो मंथली इनकम है रूरल हाउस होल्ड की वो बढ़ गई है बाई 57%। फिर जो फूड का शेयर है कंजप्शन बास्केट के अंदर वो कम हुआ है, 51 to 47 हो गया अभी। फिर किसान क्रेडिट कार्ड प्रोमिनेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन का इंस्ट्रूमेंट रहा है। ओके, ये आपको पता है। ठीक है, किसान को लोन दी जाती है, क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, उनको कोई बीज लेने हैं, सीड्स लेने हैं, ऐसे कुछ किसी चीज के लिए। ओके, फिर जो लैंड होल्डिंग पैटर्न है वो कम हुई है। पहला अराउंड 1 हेक्टर जितना लैंड होल्डिंग थी, अभी वो घटकर 0.7% हो गई है। फिर वही फाइनेंशियल लिटरेसी डेफिनेटली बढ़ी है, 33 से 51 हो गई है। देखो इसमें हम याद क्या रखेंगे। और हाँ भाई, ये आखिरी लोन के जो इंस्टीट्यूशनल लोन है वो भी बढ़ गए हैं 75% के आसपास। हमें याद क्या रखना है कि भाई रूरल हाउस होल्ड्स की इनकम बढ़ी है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, फिर दूसरा फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ी है, एंड एट लास्ट इंस्टीट्यूशनल लोन्स भी बढ़ी है। ये आपको एक्चुअली काम आएगा, ये किसी और क्वेश्चन में भी आप यूज कर पाओगे। ठीक है, तो ये 3 याद रख लीजिए, बाकी तो ठीक है अभी। ओके, फिर रीजंस क्या क्या है भाई बढ़ने के रूरल इनकम का। तो एक तो भाई जो मनरेगा हमारा चल रहा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसके अंदर हम पूरे साल में कम से कम 100 डेज का काम देते हैं। तो भाई इसके थ्रू इनकम आ रही है अराउंड 5.6%, सॉरी 6 करोड़ हाउस होल्ड्स को ये मिल रहा है। फिर राइज इन रूरल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, पहले अराउंड 20% था, वो बढ़ के अराउंड 20% के आसपास हो गया एज पर इकोनॉमिक सर्वे 22-23। ओके, इसको भी आप याद रखोगे। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखने वाला है। अभी नाबार्ड क्या है, जिसने ये रिपोर्ट रिलीज की है, नाबार्ड क्या है भाई, तो इट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम से ही पता चल रहा है इसका मेन फोकस क्या रहेगा, तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट करना। नाबार्ड की ओनरशिप पैटर्न क्या है, तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। ठीक है, 100%। फिर ये किसकी रिकमेंडेशन के थ्रू बना था, तो बी सीवा रमन की रिकमेंडेशन से, और इसको एज पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डेफिनेटली बनाया गया है। ओके, साथ ही साथ इनके एक और रिपोर्ट आती है इनकी, नाफीज इंडेक्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिखोगे तो नाफी इंडेक्स लिखते हैं हम। ये मेनली काम क्या करती है, 3 डायमेंशन है इसके। एक तो ट्रेडिशनल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स, फिर मॉडर्न बैंकिंग के प्रोडक्ट्स, और पेमेंट सिस्टम जो अभी चल रहा है उन सबको देखती है कि हाँ भाई उसका इंडेक्स कैसा है, वो कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन में पार्ट दे रहा है। दैट्स इट। क्या ये याद रखने का जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो भाई याद क्या रखना है, बस ये याद रखिए कि सीवा रमन कमेटी की रिपोर्ट के थ्रू बना था, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है, तो ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसको 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है भाई, कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव कर दिया है यूएस से ड्रोन लेना और 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। ओके, कौन कौन से हम ड्रोन ले रहे हैं, तो हाई लॉन्ग वाले, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस वाले ड्रोन है, यूएवी, मतलब ऊंचा भी उड़ेंगे और लंबा भी चलेंगे। तो भाई होराइजन के ऊपर ये 40 घंटे के आसपास चल सकते हैं, और लैंड, सी, एयर कहीं पे भी ऑफकोर्स चलेंगे। ड्रोन है ये। 2 वेरिएंट है इसके अंदर, एक स्काई गार्डियन और एक सी गार्डियन। नाम से ही पता चल रहा है कहाँ यूज होंगे, बट ये इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों यूज करने वाले हैं। ओके, ये जो स्काई गार्डियन है वो दोनों यूज कर लेंगे, और जो मेरी टाइम वेरिएंट वो सी गार्डियन है, वो मेरी टाइम वेरिएंट वो नेवी वाले यूज करेंगे। ओके भाई, फायदा क्या होगा ये ड्रोन लेने से, तो सबसे पहले तो जो हमारी मॉनिटरिंग है सेंसिटिव एरियाज के अंदर वो अच्छी हो जाएगी, जैसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल हमारा पड़ता है
पाकिस्तान के एरिया में, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पड़ता है चाइना के एरिया में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब LAC। फिर हमारी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की स्ट्रेटेजी है उसमें भी ये हमें काम करेगा, और इंडो पैसिफिक रीजन में भी हमारे पोस्चर को और ये स्ट्रांग करेगा। फिर ये डीपेन करेगा डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडिया एंड US डेफिनेटली। ओके, फिर जो हमने सबमरीन लिए हैं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, उसका भाई क्या फायदा होगा हमें? न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, तो भाई सबमरीन की जो भी लड़ाई होती है, वॉरफेयर होते हैं, उसमें हमें काम आएगा। फिर शिपबॉर्न कोई भी हमें अटैक करना होगा तो उसमें काम आएगा, इंटेलिजेंस गैदरिंग में काम आएगा, क्योंकि क्या होता है, सबमरीन काफी लंबे टाइम तक पानी के अंदर छुपी रह सकती है। तो हो सकता है कि कोई सेंसिटिव एरिया है, उधर हमने शिप अपनी छुपा दी और कुछ कुछ इंटेलिजेंस हम ले रहे हैं। इसके अंदर भाई क्या क्या आर्मरीज होगी, क्या ये इसके अंदर फीचर्स क्या है? तो इसके थ्रू आप टॉर्पीडो लॉन्च कर सकते हैं। टॉर्पीडो मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए शिप है, तो यहाँ पे ना मिसाइल फिट होती है। अब ये मिसाइल पानी में ही रह के दूसरी कोई शिप को उड़ा सकती है, तो इट इज टॉर्पीडो। साथ ही साथ इसके अंदर हम क्रूज मिसाइल भी लगा सकते हैं। अभी क्रूज मिसाइल मतलब जो जमीन से लग के उड़ रही हो, ये जमीन है, जमीन से हल्का सा लग के उड़ रही वो क्रूज मिसाइल है, ठीक है। अब ये जमीन पानी भी हो सकता है, दोनों चलता है, इन शॉर्ट सरफेस से, तो क्रूज मिसाइल। हाउएवर ये बैलिस्टिक मिसाइल कैरी नहीं करती है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, ये फास्ट है, क्विकर है, और डिफिकल्ट टू डिटेक्ट है, और काफी लंबे टाइम तक पानी के अंदर रह सकती है। बहुत बढ़िया। अगेन इसका फायदा क्या होगा, तो भाई लोगों के अंदर डिटरेंस आएगा कि भाई इंडिया के सामने अटैक नहीं करने का, थोड़ा सा डरेंगे, और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज भी हमारी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ इसको ना हम इंडिजीनियसली डेवलप करने वाले हैं, तो ये हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का भी पार्ट हो जाएगा। देखो, आप बोलोगे कि US से लिए तो इंडिजीनियसली कैसे डेवलप करेंगे, तो US वाले हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे और सिखाएंगे कि कैसे बनाना है, बनाएंगे हम खुद। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये भी इतनी खास नहीं थी, ये थोड़ी सी खास है, ठीक है, आपको हल्का सा ध्यान रखना है। रिसेंटली भाई स्टडी ने बताया है कि जो झारखंड का एरिया है, साउथ करनपुरा साउथ करनपुरा कोल्ड फील्ड, वहां पे शेल गैस जनरेशन हो सकता है, उधर पोटेंशियल है उसका। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एरिया देख लीजिए, यहाँ पे ना छोटे ये जूम में बताया हुआ है, ये वाला एरिया है, और इसमें देखो ये करनपुरा, यहाँ की हम बात कर रहे हैं। तो ये आपको पता ही होगा, ठीक है ना, ये सब माइनिंग एरियाज ही हैं। ये रानीगंज, बोकारो, ये सब फेमस माइनिंग एरिया है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि शेल गैस रिजर्व हमें पोटेंशियल है कि जनरेट हो गया है। ओके, ग्रेट। अभी ये शेल गैस क्या होता है भाई? तो भाई सबसे पहले समझिए कि शेल नाम का ना एक पत्थर होता है, वो पत्थर होता है सेडिमेंट्री रॉक, और ये फाइन ग्रेन्ड होता है। ओके, अभी सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, अगेन वो समझ लेते हैं। तो जो छोटे छोटे रेत के पार्टिकल्स होता है ना, उस पार्टिकल अगर जुड़ जाते हैं, उसके ऊपर आप प्रेशर लगा देते हो, तो वो सारे पार्टिकल जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ते हुए जो पत्थर बना है, वो है सेडिमेंट्री रॉक। इसीलिए इसका नाम है ना सेडिमेंट्स, कि सेडिमेंट्स के साथ जो बना है, सेडिमेंट्स जुड़ के, वो सेडिमेंट्री। ओके, तो शेल रॉक इज ऑल्सो सेडिमेंट्री रॉक। क्या क्या चीजें जुड़ती है, तो भाई क्ले, सिल्ट, मड, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब टाइम बाय टाइम बहुत जुड़ा हुआ होता है, तब ये बनता है। ओके, कहाँ पे पाया जाता है? तो एंशियंट सीज, मतलब बहुत पुराने अगर कोई समंदर है वहां पे, रिवर डेल्टाज में, लेक्स में, लगून में, और अर्थ के सरफेस में भी, जो डीप अंडरग्राउंड हो। ओके, ग्रेट। तो आप समझ गए, ठीक है, शेल गैस क्या है। अभी देखो, हमने यहाँ पे एक पॉइंट देखा ना कि ऑर्गेनिक मैटर भी होता है एक सेडिमेंट्स के अंदर। तो इसी ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा डीके होता रहता है ना, तो इसी का बन जाता है गैस। तो इसी पत्थर के अंदर जो हमें गैस मिलता है, उसको हम बोलते हैं शेल गैस। यू गॉट इट राइट। इसके अंदर मेनली कौन सा कंपोनेंट होता है? ये देखो, नेचुरल गैस है, शेल गैस इज नेचुरल गैस। मेनली कंपोनेंट होता है इसके अंदर मीथेन। कब बनता है? तब जब ऑर्गेनिक मैटर बहुत लंबे टाइम तक कॉन्सेंट्रेट होते रहते हैं, डीके होते रहते हैं, तब जाके ये बन जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। पोटेंशियल फॉर हाइड्रोकार्बन जनरेशन विद इन सोर्स ऑफ रॉक इज लार्जली डिटरमाइंड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ओके, अभी हमें पता तो चल गया कि शेल रॉक क्या है, शेल गैस क्या है, और क्यों ये बनता है, वो हमने समझ लिया, ठीक है। अभी सबसे बड़ा इसका प्रोड्यूसर कौन है, वो भी देख लेते हैं। तो USA इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, और इंडिया में हम देखें तो इंडिया में कायदे से ना एक प्राइवेट कंपनी है, IOCL, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कंपनी के वाइज देखें। और अगर स्टेट वाइज देखें तो गुजरात भाई, ठीक है। अभी ये गुजरात ना गैस का भी प्रोड्यूसर लार्जेस्ट है, ठीक है, अगेन। और USA भी गैस का भी प्रोड्यूसर लार्जेस्ट है, अगेन। शेल गैस की बात करो या नॉर्मल की, दोनों में सेम रहेगा, इंडिया में भी सेम और वर्ल्ड में भी सेम। ओके,
अब ये शेल गैस को हम निकालते कैसे, क्योंकि पत्थर के अंदर है ना, तो हम क्या करेंगे, पत्थर को तोड़ देंगे और फिर उसको गैस को निकाल लेंगे। अभी देखो इस पत्थर को तोड़ने वाली जो प्रोसेस है ना, उसी के दो तीन पार्ट हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग और फ्रैकिंग। तो भाई ये काम कैसे करता है, फ्रैक्चरिंग और फ्रैकिंग काम कैसे करता है, देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल में समझता हूँ आपको। ये समझ लीजिए, ये हमारी अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, ये अर्थ की जमीन है, ऐसा, हाँ, यहाँ पे हम चल रहे हैं और ये मैं बंदा हूँ, ये मैं चल रहा हूँ, और ये अर्थ के लेयर्स हैं, लेयर्स पे लेयर्स, लेयर्स पे लेयर्स बने हुए हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि इस एरिया में शेल गैस हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा कि एक बड़ी से रॉड डालूंगा अंदर, और इसके अंदर और ऐसे डालूंगा, ठीक है। इसके अंदर एकदम हाई प्रेशर से बहुत सारा पानी और रेत इसके अंदर डालूंगा। अभी होगा क्या कि अर्थ में ये जगह तो थी नहीं, ठीक है ना, पहले, और मैं अचानक से इतना सारा भर दिया, तो क्या हो जाएगा, अर्थ थोड़ा सा इस बाजू से टूट जाएगा, यहाँ सब क्रैक्स आ जाएंगे, क्योंकि बहुत तेजी से मैंने भरा है और ज्यादा भर दिया है, तो क्रैक्स आ जाएंगे। और बस ये क्रैक्स वैक्स आ गए ना, तो अभी मैं ये जो रॉड वॉड डाला था, जगह किया था, उसको खाली करूंगा, और गैस, ये जो क्रैक्स आया ना, इसी एरिया में हमारा गैस है, इसको बस आने दूंगा, तो ये खाली जगह जो हुई है, ऑटोमेटिकली ये जो भी गैस बेस होगा ना, वो इसके अंदर आएगा और ऊपर आ जाएगा। या फिर हो सकता है मैंने दूसरी रॉड भी रखी हो, इसके अंदर से आ जाए। तो इन शॉर्ट, जो उधर अर्थ की जगह है उसमें हम जगह बनाते हैं, खाली करते हैं उसको, और फिर उधर से गैस को निकलने देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, कि इन शॉर्ट हमने अर्थ की क्रस्ट को तोड़ दिया, फ्रैक्चर कर दिया। हम बोलते हैं ना, हड्डी में फ्रैक्चर आता है तो क्या होता है, कैसे हल्की सी जगह बन जाती है, उसको ही बोलते हैं हम फ्रैक्चर। तो सेम अर्थ के अंदर हम फ्रैक्चर बनाते हैं, जगह बनाते हैं, कि अंदर जो भी गैस है वो बाहर आ जाए, दैट्स इट। और ये जगह कैसे बनाते हैं, तो हाई प्रेशर सैंड और पानी को अंदर डालते हैं, हाई प्रेशर सैंड, पानी, केमिकल्स को अंदर डाल डाल के बना देंगे। ओके, यू गॉट इट राइट, क्योंकि ऑलरेडी गैस तो उधर था ही, हमने सिर्फ जगह बनाई उसको बाहर आने की, दैट्स इट। अभी देखो साथ ही साथ इसके अंदर ना हल्का सा गुआर भी यूज किया जाता है। गुआर मतलब क्लस्टर बीन, एक कंपोनेंट काम आता है, एक्सट्रैक्शन में ही काम आता है। क्यों, क्या आता है, उसको छोड़िए, वो काम का नहीं हमारे, ठीक है। दैट्स इट, यही था फ्रैक्चरिंग और फ्रैकिंग। अभी गवर्नमेंट ने मेजर्स क्या क्या लिए हुए हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला हमने हेल्प इनिशिएटिव लॉन्च किया है, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, कि हम अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज, कन्वेंशनल रिसोर्सेज सबको बाहर निकालेंगे, इंक्लूडिंग शेल गैस। फिर हमने पीएसयूज बनाए हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे कि ओएनजीसी, आईओसीएल। अरे ये मैंने गलती से आईओसीएल बता दिया था, नहीं, पर शायद ना ओएनजीसी है, जो हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं ना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, शायद ओएनजीसी है, बट डजेंट मैटर, ये आपको पूछने नहीं वाले हैं, प्राइवेट कंपनी का, सॉरी, पब्लिक कंपनी का। ओके, फिर भाई हमने इन शॉर्ट ऐसी कंपनीज बनाए। फिर गाइडलाइंस इशू की है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की, कि आप अगर शेल गैस का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि आप सोचो अगर अर्थ में आप जगह कर रहे हो तो वो भी अच्छी बात नहीं है ना, इसीलिए कुछ कुछ गाइडलाइंस भी हमने इशू की है। ओके, अभी लास्ट देख लीजिए कि ये कौन कौन से एरिया में पाया जाता है शेल गैस। तो वही यही रेवा बेसिन के यहाँ पे पाया जाता है, साउथ रेवा बेसिन, फिर मुंबई ऑफशोर बेसिन पे, फिर कैम्बे बेसिन पे गुजरात में, राजस्थान बेसिन में, फिर कावेरी बेसिन में, और कृष्णा गोदावरी बेसिन में, एट लास्ट आसाम अराकन बेसिन। ये सब आपको, आप किसी भी पद्धति में आइए, लेफ्ट से राइट आइए, राइट से लेफ्ट आइए, सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। मैं तो बोलूंगा हमेशा ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलिए, तो याद रखना ना इजी हो जाता है। आप ऐसे आ जाइए, राजस्थान, गुजरात, मुंबई लाइन में ही है, फिर इधर से आ जाइए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, और फिर लास्ट में असम वाला एरियाज। तो इजी हो जाएगा आपको याद रखना, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप यही मैप बना के आएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी देखो ये थोड़ा सा उड़ाने वाला न्यूज है कि ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल आया है, कि इंश्योर स्पोर्ट को कैसे गवर्न करना, इसके लिए बिल लेकर आते। बिल आता है ना, तो उसको एकदम होलिस्टिकली नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्या होता है, ये अपडेट होता है, इसीलिए। ओके, बिल का मेन फोकस क्या है, एम क्या है, तो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट करना, वेलफेयर प्रोजेक्ट्स लेके आना एथलीट के लिए, एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बढ़ाना, प्रूडेंशियल स्टैंडर्ड्स। ओके, फिर रिजोल्यूशन करना स्पोर्ट्स के ग्रीवेंसेस को, अगर कुछ डिस्प्यूट आती है या फिर कुछ भी एथिकल इश्यूज आ गए हो, एसेट्रा। ओके, फीचर्स क्या क्या है भाई बिल के, तो भाई एक स्पोर्ट्स रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाएगा, जो रिकॉग्नाइज करेगा नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड इंश्योर करेगा गवर्नेंस एंड एथिकल कॉम्प्लायंस। ओके, फिर एथिकल स्टैंडर्ड्स बताए जाएंगे कि कैसे कैसे एथिक्स होना चाहिए स्पोर्ट्स के अंदर, और क्या क्या हम करेंगे। इसके लिए हम एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमीशन भी बनाएंगे। ओके,
फिर वही एथलीट्स कमीशन बनाया जाएगा, जिसमें एथलीट्स को कोई दिक्कत आ रही है तो वो अपने कंसर्न रेज कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ऐसा। ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। फिर एथलीट रिप्रेजेंटेशन को हम बढ़ाएंगे कि और ज्यादा अच्छा हम कर पाए। तो भाई कोई भी स्पोर्ट्स बॉडीज है, ठीक है, उसके अंदर 10% वोटिंग जो भी आएगा ना, वही हमने एथलीट्स कमीशन बनाया था उधर से आएगा, और उसके अंदर इंक्लूडिंग 1 मेल एंड 1 फीमेल होंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स। बढ़िया है भाई ये। फिर सेफ स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लेके आए हैं कि इवन माइनर वुमन वो हरेसमेंट से फ्री रह सके और प्रोटेक्शन ऑफ वुमन ड्यूरिंग फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो। ये है अपना पोश एक्ट, ठीक है। फिर एंटी डोपिंग कॉम्प्लायंस, डोपिंग मतलब जो ड्रग्स ले लेते हैं ना, कि ताकि उनका स्टेमिना और बढ़ जाए, उसका पावर और बढ़ जाए, तो उसको नहीं करना है, ठीक है। एंटी डोपिंग नहीं करने देना है। फिर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को और बढ़ाना है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में ट्रांसफर इसे लेके आनी है। और फिर जेंडर रिप्रेजेंटेशन भी, एटलीस्ट गवर्निंग बॉडी जो भी आपके है, उस बॉडी मेकर में 30% मस्ट बी फीमेल रहनी चाहिए। ओके, इतना कुछ खास नहीं है, नॉर्मल पॉइंट्स है, आपको याद रखना है। एथिक्स के पेपर में ये आपको काम आ सकता है। इवन स्पोर्ट्स तो अभी काफी न्यूज में भी चला है और आगे भी चलने वाला है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी आ जाए, हम रेडी रहेंगे इसके लिए, ठीक है। अगर प्रीलिम्स पॉइंटर आएंगे, अभी बिल है तो इतना कंफर्म याद मत रखिए, बट फिर भी अगर आए तो ये 30% रिजर्वेशन वाला आ सकता है और एथलीट रिप्रेजेंटेशन वाला भी आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर की बात है भाई, इसी से मैंने क्वेश्चन दिया है मेंस का, कि वे रिसेंटली फोरकास्ट किया गया है कि टेक्सटाइल सेक्टर ना और ज्यादा अच्छे से बढ़ेगा, अराउंड $350 बिलियन का हो जाएगा बाय 2030। ओके, ये किसका डेटा है? तो इंडिया ट्रेड डेटा। ओके, अभी के लिए टेक्सटाइल सेक्टर की बात देख लेते हैं। तो डोमेस्टिक अपैरल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अराउंड 2.3% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है, 13% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड 12% ऑफ एक्सपोर्ट्स। ये बहुत ही बड़ी बात है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये हाँ, ये जो डेटा है ना, इसको आप अपने नोट्स में ऐड करोगे, नोट्स में डाल दोगे, हाँ। और जो हमने ऊपर देखा था, तो भाई ये शेल गैस, इसके नाम को बस आप नोट्स में डाल दीजिए, चल जाएगा। और ये एरिया याद रख लेना हल्का फुल्का। फिर ये जरूरत ही नहीं है, कुछ भी मत डालिए, कुछ जरूरत नहीं है। और फिर नाबार्ड वाला डेटा, तो ये जो मैंने हाईलाइट किया था ना कि ये जरूरी है, ये जरूरी है, उसको आप नोट्स में डाल दीजिए, वो काम आएगा, क्योंकि नाबार्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो आपको वो काम आ सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये जहाँ पे हम थे, टेक्सटाइल सेक्टर, कि भाई 13% प्रोडक्शन और 12% ऑफ एक्सपोर्ट होते हैं। ओके, फिर 4% ऑफ ये शेयर है ग्लोबल ट्रेड के अंदर, हम जितना भी इंडिया ट्रेड करता है ना, उसमें से 4% सिर्फ इसका ट्रेड करता है। फिर ये थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, सॉरी, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल एंड अपैरल इन द वर्ल्ड। और ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है हमारी कंट्री के अंदर, अराउंड 45 मिलियन पीपल को डायरेक्टली काम देता है, और अराउंड 100 बिलियन पीपल को ये अलाइड्स इंडस्ट्रीज के अंदर काम देता है, मतलब उसके साथ जुड़ी हुई कोई इंडस्ट्री, ठीक है। तो आप बोलेंगे फर्स्ट लार्जेस्ट, फर्स्ट कौन है, लार्जेस्ट टॉप लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कौन है? तो भाई वो है रेलवे सेक्टर। रेलवे वो इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट। ओके, चैलेंजेस क्या क्या है हमारे पास? तो सबसे पहले तो भाई कंपटीशन है हमारा लो कॉस्ट कंट्रीज के साथ, जैसे कि वियतनाम और चाइना, ये हमसे भी सस्ता माल बेचते हैं, तो इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में काफी हमें प्रेशर रहता है। फिर शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर है हमारे पास, अभी देखो बढ़ रहा है, बट फिर भी डिजाइनर्स, फिर उसकी टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट हमेशा पुअर रहा है इस सेक्टर के अंदर। हम डेफिनेटली बहुत आगे हैं, बट व्हेन इट कंपेयर टू चाइना, वी आर लैकिंग। आगे स्मॉल एंड मीडियम साइज टेक्सटाइल एंटरप्राइजेस है जो छोटी मोटी, उसको इतना इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है कि वो अपना ग्रो कर पाए, या फिर अपनी चीजें जो भी बनानी है उसको उतनी अफोर्डेबल बना पाए। एंड एट लास्ट, इनएडिक्वेट लॉजिस्टिक है हमारे पास। हमारे एक इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री बहुत दूर दूर रहती है, तो लॉजिस्टिक में दिक्कत होती है। फिर पावर सप्लाई भी दिक्कत देता है और ट्रांसपोर्टेशन भी देता है। ओके, ये सब जनरल बात है, तो आपको पता भी है। आप इसमें और भी पॉइंट डाल सकते हो कि भाई इंडिया के अंदर जील है कि जो वेस्टर्न कपड़े ही पहनते हैं, जो कि इंपोर्ट होके आते हैं, वो ऐसी कोई आप कंपनी भी लिख दीजिए आपको अगर पता हो तो। जैसे एक शायद कंपनी है ना, पेपे जीन्स, वो भी काफी फेमस है। इंडिया वाले हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम बाहर का कपड़े या लत्ते जो भी पहने, ताकि ऐसा बोल सके भाई इम्पोर्टेड माल है, बट इट इज नॉट गुड।
वी शुड सपोर्ट अवर ऑन प्रोडक्शन, ठीक है। और क्योंकि हमारे यहाँ से ही मटेरियल एक्सपोर्ट होता है, उधर सिर्फ ब्रांडिंग होती है और वापस हमारे यहाँ आ जाता है। इतना भी हमें पता होगा तो ये पता चल जाए कि हाँ भाई इन शॉर्ट तो ये इंडिया का ही है। फिर आगे मेजर्स क्या क्या है टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड लाए हैं, जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की बात करते हैं कि और टेक्नोलॉजी बढ़ाइए, मॉडर्नाइज कीजिए। फिर नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए हैं, इसमें हम जो हैंडलूम वीवर्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। फिर जो एफडीआई है वो हमने 100% कर रखी है थ्रू ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब कि गवर्नमेंट को बिना पूछे भी इतना आ सकता है। और दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट, कि यहाँ पे अगर पैसा लाना है तो फर्स्ट आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसके अंदर 100% ऑटोमेटिक रूट से हमने रखा है। फिर हमारा नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन चल रहा है, कि जैसे कोई डिफेंस के इक्विपमेंट बना दिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर पीएम मित्र पार्क, ये ना पीएम मित्र क्या होता है, देखो नाम से क्या चल रहा है, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। तो यहाँ पे जो भी जरूरत की इंडस्ट्रीज होती है ना वो सब यहीं पे होती है। एक्सपोर्ट यूनिट समझ लीजिए, कोई रॉ मटेरियल का समझ लीजिए, कोई सप्लाई या प्रोसेस को देख लीजिए, ये सब एक ही जगह होती है, इसीलिए है इंटीग्रेटेड। इंडिया ना टोटल 7 पीएम मित्र पार्क बना रहा है। ये गुजरात में पड़ेगा। फिर जो इन शॉर्ट जो वेस्टर्न एज है ना हमारी, उधर ही हम देख लें तो भाई गुजरात, फिर उसके नीचे महाराष्ट्र, फिर उसके नीचे कर्नाटका, फिर यहाँ पे आओगे तो तमिलनाडु, उसके ऊपर तेलंगाना, और उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। ये हम 7 जगह पे बनाएंगे, 7 जगह पे, ठीक है। ओके चलिए आगे देखते हैं। ठीक, आप ये पूरा समझ गए, ठीक है। बाकी आप खुद ना थोड़ा सा ब्रॉड सोचिए, जो इवन मैं नहीं सोच पाऊँ ना वो भी आपको आना चाहिए, कि भाई हाँ ये इंडिया कर रहा है या फिर ये हमें चैलेंजेस है। अब जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको कैसे लिखोगे, फिर एस्पेक्ट्स है तो उसमें आप ये सब डेटा लिख सकते हैं। फिर चैलेंजेस तो यहाँ पे दिखाई हैं, और आप खुद भी अपने तरीके से सोचिए, और मेजर्स भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो आंसर आपका होलिस्टिक होना चाहिए। और इसके अलावा आपको और कोई पॉइंट सूझता है तो आप खुद लिखिए, गूगल से चेक कीजिए कि कोई एक पॉइंट है तो गूगल से लिखिए। अगर आप आराम से पढ़ के लिखोगे ना तो आपको डेफिनेटली याद भी रहेगा और एग्जाम में भी काम आएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। फिर वे प्राइम मिनिस्टर जी मिले हैं रिसेंटली, सॉरी पार्टिसिपेट किए हैं रिसेंटली एशियन इंडिया समिट के अंदर, जो कि लाओ पीडीआर के अंदर ऑर्गेनाइज हुई थी। ये वीडियो भी काफी न्यूज में चल रहा है लाओस के प्रेसिडेंट का। ओके चलो सबसे पहले देख लें, लाओ पीडीआर बात बोला है तो लाओस कहाँ पे आता है। तो हमने बहुत बार देखा है, ठीक है, कि इंडिया यहाँ पे है, इंडिया के बाजू ये रहा, यहाँ पे है इंडिया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बाजू में म्यांमार, उधर ही देख लो, ये आ जाएगा म्यांमार, फिर आ जाएगा लाओस, और फिर आ जाएगा वियतनाम। फिर म्यांमार और लाओस के बीच में टी, थाईलैंड, और लाओस और वियतनाम के बीच में कंबोडिया। फिर थाईलैंड के नीचे अगर हम जाते हैं तो मलेशिया, और उसके एकदम टिप पे सिंगापुर। फिर अगेन उसके भी नीचे चले जाएं तो बीच में पानी आएगा, और फिर यहाँ पे आएगा इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के आइलैंड्स, और यहाँ पे मलेशिया के आइलैंड्स। और इस मलेशिया के और ये जो आइलैंड्स की चेन है, यहीं पे एक हमारा पड़ता है ब्रूने, यहाँ पे पड़ता है फिलीपींस। तो ये सारे के सारे ना मैंने आपको बता दिए मेंबर आसियान के, ठीक है। 10 मेंबर है आसियान के अंदर, वो मैंने सारे आपको बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। जो एशियन की ही समिट हुई थी, ठीक है। इन शॉर्ट आपने पता चल गया एशियन का क्या पार्ट है। तो साउथ ईस्ट एशिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया। और हम चाहते हैं कि इन कंट्रीज के साथ हमारी एंगेजमेंट और बढ़े। इवन पीएम मोदी जी ने 10 पॉइंट प्लान भी बताया कि कैसे हम बढ़ा सकते हैं। 10 पॉइंट प्लान के अंदर क्या बात की थी, यहाँ पे नीचे देख लेना, यहाँ पे। तो भाई इंडिया और एशियन ईयर ऑफ टूरिज्म हमें सेलिब्रेट करना है 2025 में, क्योंकि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी जब हमने अनाउंस की थी उसको एक डिकेड हो जाएगा। तो उसके लिए हम ये सेलिब्रेट करेंगे एशियन इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म। फिर हम रिव्यू करेंगे एशियन इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट 80 को, ठीक है, यहाँ पे ऊपर है देख लीजिए 80 एशियन इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट। ओके फिर इवन हम वेलकम कर रहे हैं लॉन्च ऑफ एशियन इंडिया फंड फॉर डिजिटल फ्यूचर, कि डिजिटल फ्यूचर को अच्छा बनाए, इसमें इंडिया का मेजर रोल हो सकता है एशियन कंट्रीज के अंदर। फिर और हम क्या लेके आए, तो जॉर्ज स्टेटमेंट ऑफ एडवांस डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग, जिसके अंदर हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाएंगे, एक दूसरे के साथ जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होगी उसको हम शेयर करेंगे। फिर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे बाय क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मैकेनिज्म। ऑलरेडी हमने फिलीपींस के साथ तो बातचीत चालू भी कर दी है कि कैसे रहेगा। फिर साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे, कि हमने इवन बनाया है एशियन इंडिया ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग।
ये ना इवन अभी जरूरी भी है, क्योंकि थोड़े दिनों पहले ही हमने देखा था, आपको पता है ना, कि साइबर स्लेवरी न्यूज में थी। साइबर स्लेवरी तो ये कहाँ पे हुई थी, यहीं पे हो रही थी, लाओस कंबोडिया वाले रीजन में। साइबर स्लेवरी में ये लोग क्या करते हैं कि हमारे जो इंडिया के जो टेक एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर टेक्नोलॉजी के जानकार लोग होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, उनको वहां पे बुलाते हैं, बोलते हैं कि यार यहाँ पे बहुत अच्छी ऑफर है, आप यहाँ पे आ जाइए। फिर जैसे ही वो वहां पे जाते हैं ना, तो उनको पकड़ लिया जाता है, उनका पासपोर्ट ले लिया जाता है, और बोला जाता है कभी आप यहाँ से फ्रॉड करोगे इंडियन लैंग्वेज के अंदर। फिर इंडिया के ही लोगों को ये लोग लूटते हैं जबरदस्ती। फ्रॉड नहीं करते तो पासपोर्ट तो है नहीं, तो वो घर तो वापस जा नहीं पाएंगे, तो बोलते हैं कि भाई काम करना ही पड़ेगा, आप फ्रॉड करो मजबूरी में। अभी देखो इससे क्या है, अगर पकड़े जाएं तो भी ये पकड़े जाएंगे, उनके तो कुछ है नहीं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं साइबर स्लेवरी, जबरदस्ती करवाते हैं ये लोग। ओके, तो ध्यान रखिए भाई, अगर बाहर जा रहे हो तो थोड़ा सा आंख कान नाक सब खोल के रखिए। फिर भाई आसियान के साथ और क्या क्या हमारा चालू है, एसोसिएशन क्या क्या है। तो आसियान कब बना था, तो 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू आसियान बना था। 10 मेंबर है इसके अंदर, मैंने आपको ऊपर बता दिए उसके सारे के नाम। आसियान डिक्लेरेशन भी जिसको बोला जाता है, बैंकॉक डिक्लेरेशन को। इंपॉर्टेंस क्या क्या है इंडिया के लिए, तो इंडिया जितना भी ग्लोबल ट्रेड करता है उसमें 11% आसियान कंट्रीज के साथ करता है। फिर हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, और साथ ही साथ हमारा इंडो पैसिफिक रीजन की भी स्ट्रेटेजी है, तो उसमें भी ये एशियन मेजर कंपोनेंट है। फिर इवन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि काला दान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, और इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। इसमें हम ना इंडिया को, म्यांमार को और थाईलैंड को जोड़ देंगे रोड से। और ये जो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ये मैंने यहाँ पे बताया, देखो यहाँ पे हम इंडिया और म्यांमार के बीच में ये साइन है। ये कलकत्ता से हम शुरू करेंगे, फिर पानी के थ्रू होते हुए म्यांमार के सीतवे पोर्ट तक जाएंगे, और फिर इस सीतवे पोर्ट से हम मिजोरम तक पहुंचेंगे। इसके बीच में ना रिवर, ये रिवर का रास्ता है, रिवर कालादान, ये रिवर है, ये रिवर है, और फिर ये वाला रोड का रास्ता है। और इसी रिवर के नाम से हमने रखा है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ठीक है, इन शॉर्ट ध्यान क्या देना है कि कलकत्ता से शुरू होते हुए सीतवे जाता है, और सीतवे से मिजोरम तक। बीच में आपका ये पलेतवा आता है, यहाँ से पलेतवा से रोड है अपना, और पलेतवा और सीतवे तक हमारा है बीच में रिवर, रिवर कालादान। ओके, ठीक है, चलो यही थी हमारी बड़ी न्यूज। अभी हम शॉर्ट न्यूज कवर करते हैं। चलिए तो हम शॉर्ट न्यूज देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी न्यूज है साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट। तो देखो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि ये साउथ एशिया डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बाहर निकालता है, तो ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। उधर आपको डेफिनेटली ऑप्शन में दिया होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू इंडिया बैंक, न्यू इंडिया डेवलपमेंट बैंक, ऐसा कुछ, पर ये वर्ल्ड बैंक होगा, ध्यान दीजिएगा। भाई रिपोर्ट में क्या बोला इन शॉर्ट, कि जो आउटपुट ग्रोथ है वो साउथ एशिया का इन कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट काफी अच्छा रहा है। फिर जो क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी है वो भी साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारे बहुत बड़ा ओशन है ना साउथ एशिया में, कि पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, तो इसीलिए ज्यादातर फ्लड्स, हीट वेव्स, एसेट्रा का हम लगातार सामना करते रहते हैं। इवन इन इंडिया स्मॉलर फर्म्स आर मोर एक्सपोज टू बोथ हीट एंड फ्लडिंग्स। एंड ऑल्सो पॉइंट टू बी नोटेड दैट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमारे यहाँ सबसे लो इन कंपेयर टू अदर मार्केट्स, हमारे यहाँ पे कम है, 32% है। और इसका मेन रीजन हम क्या बताते हैं कि भाई जो मैरिज हो जाता है जल्दी, उसकी वजह से मेन ये रीजन है। ओके, फिर भाई न्यूज फिर है कोंगो बेसिन। तो देखो ये आपको मैप में दिख ही रहा है कोंगो बेसिन किस एरियाज में, ठीक है। ये जो ये अफ्रीका अपनी कंट्री है ना, ठीक है, ये सॉरी ये कॉन्टिनेंट है जो, वहां पे ये कोंगो बेसिन आता है, ये इस एरियाज में, इस एरिया में, ठीक है। इसकी कंट्रीज कौन कौन सी है, तो डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, फिर उसी में से निकला हुआ रिपब्लिक ऑफ कोंगो, फिर उसका बाजू की कंट्री अंगोला, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ऐसी कुछ कंट्रीज है जो कोंगो बेसिन का पार्ट है। अभी भाई ये कोंगो रिवर का सबसे पहले ओरिजिन कहाँ पे होता है, तो देखो यहाँ पे ना अपना लेक तंगन्यिका हमने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है, तंगन्यिका और लेक न्यासा, ये उसका ओरिजिन है, ठीक है। वहां से फिर निकलती हुई ऐसे ऐसे बहती हुई निकलती है। ओके, ये भाई वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका के एरिया में हमें दिख रहा है। ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, मतलब इस एरियाज में सेकंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आता है आफ्टर अमेजोन। और इस फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अफ्रीका भी बोला जाता है। और जो ये अमेजोन फॉरेस्ट है अपना साउथ साउथ अमेरिका के अंदर आता है, उसको हम बोलते हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, लंग्स ऑफ द अर्थ।
ओके, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लार्जेस्ट कार्बन सिंक है। हमको पता है ना, पेड़ जो है वो कार्बन को कैप्चर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर फॉरेस्ट होगा तो ये बहुत सारे कार्बन को कैप्चर करेगा, इसीलिए ये कार्बन सिंक है। ओके, एंड ऑल्सो इट इज होम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। व्हाट इज पीटलैंड? तो भाई कोई भी ऐसी टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम, टेरेस्टेरियल वेटलैंड जो कि हमेशा या यूजुअली वाटर लॉक्ड कंडीशन में रहता है, उसको हम पीटलैंड बोलते हैं। मतलब कि समझ लीजिए, ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है नॉर्मल, और इसके ऊपर ये पानी पड़ा रहता है, या फिर पानी वाली जमीन रहती है, थोड़ी वो भीगी भागी कीचड़ जैसी, ठीक है, तो उसको हम पीटलैंड बोलेंगे। वो कीचड़ वाली जमीन, ये ऐसा ही समझ लीजिए, कीचड़ वाली जमीन और हल्का फुल्का जिधर पानी भरा हुआ है वो पीटलैंड है। ओके, अब ये पीटलैंड होगा तो अगेन ये क्या काम करेगा भाई? तो भाई ये पीटलैंड जो होता है ना, वो जो भी प्लांट है उधर के ऊपर या फिर प्लांट मटेरियल है, उसको पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं होने देता है, बचा लेता है, ठीक है। तो यही उसका मेन काम है। और साथ ही साथ पीटलैंड होते हैं ना, वो भी बहुत बड़े कार्बन सिंक होता है। मतलब ये भी बहुत अच्छे से कार्बन को कैप्चर करते हैं। ओके, कार्बन, CO2 सबको कैप्चर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर पीटलैंड भी आप हटा देते हो, पीटलैंड हो या फिर वो वेटलैंड हो, वेटलैंड भी सेम ही है कि जमीन है और पानी से भरी हुई है, तो वो वेटलैंड हो जाएगा। अब उसकी कुछ कुछ क्राइटेरियाज है कि भाई पानी इतना गहरा होना चाहिए, इतने टाइम तक भरा होना चाहिए, एक्सेट्रा, बट वो वेटलैंड है इन शॉर्ट। अब वेटलैंड को आप और हल्का सा छोटा कर दोगे कि पानी कम भरा हुआ है और ज्यादा कीचड़ है, तो वो पीटलैंड हो जाएगा। ओके, क्या मैं बता रहा था, ये कार्बन, तो ये दोनों ना बहुत ही ज्यादा मात्रा में कार्बन को कैप्चर करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, फिर भाई ये एरिया भी देख लेना, ठीक है, कौन कौन से एरिया में पड़ता है। और ना जो भी एरिया मैप में आता है, उसको अपना तुरंत ही मैप उसका बनाना सीख जाइए। कि भाई अफ्रीका है तो आपको अफ्रीका बनाना आता है, इंडिया है इंडिया बनाना आता है, तुरंत ही आना चाहिए। ओके, और ये यहाँ पे मैंने को कॉन्गो रिवर तो बता दिया, दूसरी रिवर नहीं बताई, उबांगी रिवर, वो भी इसी की ट्रिब्यूटरी है, उसके साथ ही जुड़ती है, ध्यान दे लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और हाँ भाई, ये न्यूज में क्यों था? तो चॉकलेट की डिमांड लगातार बढ़ रही है, इसीलिए इस एरियाज में कोको का फार्मिंग भी ज्यादा बढ़ रहा है, दैट्स इट, इसीलिए न्यूज में था। ओके, और ये कोको 2024 का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेकल, ये ना बिल्ली जैसा होता है, जंगली बिल्ली आप इसको बोल सकते हो, कैरेकल। न्यूज में क्यों है? तो कच्छ के रीजन में, कच्छ का जो गुजरात में कच्छ रीजन आता है, उसके अंदर चावड़ा रखाल करके जगह है, यहाँ पे हमने कैरेकल ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर बनाया है, इसलिए न्यूज में था। कौन से एरियाज में पड़ता है? तो ये भाई गुजरात का मैप, ठीक है, इस एरिया में पड़ता है ये। ओके, ये है कच्छ रीजन। ओके, अभी कैरेकल क्या है? तो मीडियम साइज वाइल्ड कैट होती है, जंगली बिल्ली। ये यूजुअली सेक्रेटिव होती है और नॉक्टर्नल होती है, नॉक्टर्नल यानी कि रात में घूमती है। फिर एक अभी हमने 2-3 दिन पहले ही देखा था कि जो एनिमल है वो 3 टाइप के होते हैं। या तो नॉक्टर्नल हो सकते हैं जो कि नाइट टाइम को घूमते हैं, ठीक है, नॉक्टर्नल मतलब नाइट। या फिर डायरनल हो सकते हैं, डायरनल, जो कि डे टाइम को घूमते हैं। और तीसरे होते हैं क्रेपस्क्यूलर, क्रेपस्क्यूलर, जो कि इन दोनों के बीच में, मतलब कि जो मध्याह्न टाइम होता है ना, जो इवनिंग और एकदम रात के बीच वाला जो टाइम है, जहाँ पे सन तो सेट हो गया है बट हल्का हल्का अभी भी उजाला है, या फिर सनराइज होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, और जो हल्का हल्का उजाला है, उसको हम बोलते हैं क्रेपेस्क्यूलर। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्विलाइट टाइम, ट्विलाइट टाइम। ओके, तो टीम टाइप के होते हैं, आपको तीनों मैंने फिर से बता दिए हैं। और हाँ, ये क्रेपेस्क्यूलर जो हमने देखा था ना 2-3 दिन पहले, वो किसको देखा था? तो रेड पैंडा को देखा था। ओके, अभी वापस कैरेकल पे फोकस करते हैं। तो ये नॉक्टर्नल होता है, ठीक है। ये जाना क्यों जाता है ज्यादातर? तो जो ये स्पीड से फ्लाइंग बर्ड्स को कैच करता है ना, इसलिए जाना जाता है। ये टेरिटोरियल है, यानी कि जमीन पे रहते हैं, और ज्यादातर ये अलोन रहते हैं या फिर पैर में रहते हैं, मतलब दो के ग्रुप में, दैट्स इट। हैबिटेट कौन सा है? तो ड्राई सवाना, वुडलैंड एरिया, स्क्रबलैंड, ड्रग टेरिन, माउंटेन रीजन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, बहुत सारी जगह मिलता है। ओके, आईयूसीएन स्टेटस क्या है? तो लीस्ट कंसर्न, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में है। कंजर्वेशन एफर्ट में हम क्या बोले हैं? तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने कैरेकल को लिस्ट किया है एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड अंडर स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम। देखो, ये स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है ना,
उसमें हमने इंडिया की स्पेसिफिक स्पीशीज आइडेंटिफाई की है जो कि बहुत ही जरूरी है इंडिया के लिए, और ये इंडिया में खत्म हो रही है। हो सकता है चाइना में, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो, बट हमारे यहाँ खत्म हो रही है। उनको हमने ऐड किया है स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर कि इसको हमें रिकवर करना है, ठीक है। और देखो, कैरेकल वैसे तो लीस्ट कंसर्न है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा है, पर इंडिया के अंदर उतनी नहीं मिल रही है, इसलिए इंडिया में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो भाई रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री ने सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ओके, इस साल की थीम क्या थी? तो इट इज टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। एंड साथ ही साथ हमने 2 साल हो गए टेलेमानस को लॉन्च किए हुए, उसको भी सेलिब्रेट किया है। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। मानस मतलब कि कुछ मेंटल के साथ कनेक्टेड है, तो यस, टेले टेले मतलब जो डिजिटली टेलीफोन के थ्रू बात करते हैं। तो इसमें कोई भी इंसान अगर मेंटली इल है, उसको मेंटली स्टेबिलिटी नहीं है, तो 24/7 कभी भी इस पोर्टल पे कनेक्ट कर सकता है, कॉल कर सकता है, और जो उधर काउंसलर्स होंगे वो इनके साथ बात करेंगे। वो स्पेशली इसी के लिए ट्रेन होता है, ठीक है, कि कैसे किसी के साथ काउंसलिंग की जाए, कैसे बात किया जाए। ओके, और दूसरा इसी के अंदर ना एक डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी होता है, और या फिर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो हम कंडक्ट करते हैं, ई संजीवनी ऑडियो विजुअल कंसल्टेशन, सेम काम होता है, ठीक है। इन शॉर्ट क्या है कि हम नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर टेलेमानस बना है, जिसके अंदर हम डिजिटली कोई भी अगर मेंटली अनस्टेबल पर्सन है, मतलब जो डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी एक्सेट्रा, तो उनको हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। दैट्स इट। ओके, इसको आपको यूज करना है, अपनी नोट्स के अंदर डाल लेना, ये बहुत काम आएगा। और ये करेक्ट है तो सिर्फ उसका नाम नोट्स में डालिए, नेम। दैट्स इट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मीसल्स एंड रूबेला। तो रिसेंटली साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है उन्होंने टारगेट सेट किया है कि हम रूबेला, मीसल्स और रूबेला को एलिमिनेट करेंगे बाय 2026। ये जो WHO की साउथ ईस्ट एशिया रीजन की समिट हुई थी, वहां पे ये सब उन्होंने डिसाइड किया। अभी मीसल्स और रूबेला क्या है? तो ये दोनों ना वायरल इन्फेक्शन है, मतलब कि एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से ट्रांसफर होते हैं, दोनों के दोनों, ठीक है। और ये कॉन्टाजियस भी होता है, डेफिनेटली। ये वायरल है तो ये भी कॉन्टाजियस होगा, और ये भी हाईली कॉन्टाजियस होता है। एयरबॉर्न है तो कॉन्टाजियस होगा ही होगा। अभी जो मीसल्स है वो भी इजीली स्प्रेड हो जाता है, इन्फेक्ट करता है पर्सन को फ्रॉम ब्रीथ, कफ्स एंड स्नीजेस। एट द सेम टाइम ये भी कॉन्टाजियस है, वायरलेस है, तो ये भी सेम तरीके से इफेक्ट करता है। और ये चिल्ड्रन, ये जो रुबेला है वो यूजुअली हमें चिल्ड्रन और यंग अडल्ट में ज्यादा पाया जाता है। ओके, क्या इसकी वैक्सीन अवेलेबल है? यस, अवेलेबल है। जो हमारा इंद्रधनुष प्लान है ना, ये भी मैंने आपको कल परसों ही बताया था। मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, इसके अंदर हम अप्रोक्सीमेटली 12 बीमारियों की वैक्सीन देते हैं, 11 या 12 की। इसमें मीसल्स एंड रुबेला भी आ जाता है। ये जो बच्चों को वैक्सीन दी जाती है ना, वो है मिशन इंद्रधनुष। फिर है भाई नोबेल प्राइज। तो रिसेंटली हैंग कैंग को नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के अंदर। अभी नोबेल प्राइज कौन देता है वो हमारा मेन है, और ये हैंग कैंग कहाँ के थे? तो साउथ कोरिया के। ओके, तो भाई नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल करके एक व्यक्ति थे, उनके नाम से ये दिया जाता है। फर्स्ट टाइम ये कब दिया गया था? तो 1901 में दिया गया था, और तब से ये एन्युअली दिया जाता है। ओके, इसको कौन एडमिनिस्टर करता है, मतलब कौन देता है? तो नोबेल फाउंडेशन इन स्वीडन, स्टॉकहोम। इसकी 6 कैटेगरी है: पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड लिटरेचर, इकोनॉमिक साइंस। ओके, जो ये इकोनॉमिक साइंस है, ये अभी अभी रिसेंटली आया था, रिसेंटली मतलब बहुत टाइम हो गया उसको भी। 1960 में, इन शॉर्ट लेटर आया था। और फिर 1974 में इन्होंने ये बता दिया था कि भाई नोबेल प्राइज जो है ना, वो पोस्टमसली नहीं दिया जा सकता है, अनलेस कि ऐसा ना हो कि वो ऑलरेडी घोषित हो गया था, अनाउंस कर दिया था, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई हो। पोस्टमसली मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को डेथ होने के बाद आप अवार्ड नहीं दे सकते हो, क्योंकि कई बार होता है ना कि भाई किसी की डेथ हो गई है बट फिर भी उनके नाम का अवार्ड जाता है उनके फैमिली मेंबर्स को, तो वो नहीं हो सकता है, अनलेस कि भाई अवार्ड ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था और उसके बाद उनकी डेथ हो गई है, तो वो अलग बात है, ठीक है। बट पोस्टमसली आप नहीं दे सकते हो। ओके, चलिए। और ये भी पीवाईक्यू की थीम है, क्योंकि पूछा गया है शायद 23 के अंदर ही अवार्ड के ऊपर से क्वेश्चन। फिर भाई न्यूज है ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन। रिसेंटली आंध्र प्रदेश के पलनाडु डिस्ट्रिक्ट के अंदर अ, धरन धरनी कोटा विलेज है, वहां पे हमें ये ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। जो ये ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन थे वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? तो प्राकृत लैंग्वेज,
एंड ब्राह्मी कैरेक्टर जिसको हम सेकंड सेंचुरी का हो वैसा बता रहे हैं। ओके, ये जो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ब्राह्मी वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन इंडियन स्क्रिप्ट्स है, जिसको हम मौर्यन पीरियड की होगी वैसा बोलते हैं। मौर्यन पीरियड मतलब 300 बीसी के आसपास की बात चल रही है। ब्राह्मी इज ओरिजिनेटर ऑफ मोस्ट ऑफ इंडियन प्रेजेंट लैंग्वेज लाइक देवनागरी, बंगाली, तमिल, मलयालम। इवन जो हम ये स्लोगन अडॉप्ट किए ना, सत्यमेव जयते, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिखा हुआ है। ओके, फिर इंपॉर्टेंट ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन कौन कौन से हैं? तो अशोकन एडिक्ट, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, नासिक केव इंस्क्रिप्शन एसेट्रा। फिर भाई इधर की लास्ट न्यूज है कि TDP-1 ये एक डीएनए रिपेयर एंजाइम है। इन शॉर्ट ये काम क्या करता है कि आपका जो भी डीएनए है, उधर कुछ खराब डीएनए है तो ये उसको हटा देता है, दैट्स इट। आपके जो भी डैमेज डीएनए है ना, उसको रिमूव करने का काम ये करता है TDP-1। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका डीएनए अच्छा हो जाएगा। जो बुरा डीएनए उसको आप निकाल दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका डीएनए अच्छा हो गया, दैट्स इट। ओके, इससे आप बड़ी बड़ी बीमारियों को ट्रीट कर सकते हो, जैसे कि कैंसर। तो बस आपको याद क्या रखना है, TDP-1 इज डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम विच डू रिपेयर बाय रिमूविंग डैमेज्ड डीएनए, दैट्स इट। ओके, आखिरी न्यूज है हमारी श्री रतन टाटा जी के ऊपर। आप जानते ही होंगे रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, इनके लिए न्यूज में था। अभी देखो ये हमें कहाँ पे काम आएंगे, तो GS 54 का जो हमारा पेपर होता है वहां पे इनके बहुत सारे एग्जाम्पल काम आएंगे, प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स है। आप जो चाहो वो यूज कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले हाँ, किधर काम आएंगे, तो सबसे पहले भाई फिलेंट्रोपिस्ट वर्क में ये काम आएंगे। फिर हम देखें तो स्टीवर्डशिप के अंदर काम आएंगे, ये स्टीवर्डशिप के हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। फिर ट्रस्टीशिप के प्रिंसिपल्स में ये काम आएंगे। फिर कंपैशनेट और एम्पैथेटिकल एटीट्यूड में। फिर ह्यूमैनिटी, निष्काम कर्म, मतलब बहुत सारी जगह आप इनको कोट कर सकते हो। मतलब अनलिमिटेड स्फीयर्स है इनको कोट करने के लिए, बिकॉज ही वॉज वेरी गुड मैन। ओके, देख लेते हैं इनके अकॉम्प्लिशमेंट कौन कौन से थे। तो सबसे पहले जब ये आए टाटा ग्रुप की, जब उन्होंने लीडरशिप ली, तब 5 बिलियन रेवेन्यू था टाटा का, जिनको इन्होंने बढ़ाकर 100 बिलियन के पार पहुंचा दिया। और इवन ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी थे, सॉरी एम्प्लॉयमेंट देने वाले भी थी कंपनी, अभी भी है टाटा। ऑल्सो उन्होंने लॉन्च की थी टाटा नैनो। इनके पीछे की स्टोरी क्या है कि बस इन्होंने एक बार ना एक फैमिली देखी थी जो बारिश में जा रही थी एक बाइक के ऊपर, 4-5 लोग बैठ के। तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई एक बाइक में इतने लोग जा रहे हैं, मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि सिर्फ 2 बाइक के पैसों में, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए में, कि एक कार आ जाए। मीन उनका मोटिव यही था कि जो फैमिली ऐसे धूप में बारिश में निकल रही है ना, वो एक कार में जाए, वो अफोर्ड कर पाए। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है एम्पैथेटिक और कंपैशनेट एटीट्यूड, एंड साथ ही साथ निष्काम कर्म, इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। GS 4 के अंदर ये एग्जाम्पल है, आपका एक एग्जाम्पल है। फिर इन्होंने पीटा इंडिया का अवार्ड भी मिला है, क्योंकि उन्होंने अविन्या कार बनाई थी। अविन्या कॉन्सेप्ट कार है, अब हो सकता है इन फ्यूचर लॉन्च हो। इसको पूरा का पूरा वीगन इंटीरियर है। वीगन क्या होता है, कोई भी चीज जिसके अंदर कुछ भी एनिमल का प्रोडक्ट यूज नहीं किया गया है, ना ही कोई उनका मीट यूज किया गया हो, ना ही उनका दूध यूज किया होगा, मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई भी कोई एनिमल को नुकसान हो वैसी चीज हमने यूज नहीं की है, वो है वीगन। तो इसको अब आप फॉलो कर सकते हो एनवायरमेंट एथिक्स के अंदर। तो लिखिए ऐसा। एंड एट लास्ट इनको अवार्ड भी मिले हुए हैं बहुत सारे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ अर्नस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, बहुत सारे अवार्ड्स हैं। वैल्यूज क्या क्या है, इंटीग्रिटी, कंपैशन, सिंप्लिसिटी एंड इनोवेटर। ये जो इनोवेटर लिखा है ना, ये वाले में काम आ जाएगा, ये नैनो और अविन्या में, कि भाई रतन टाटा जी शोकेस द क्रिएटिव एथिक्स और इनोवेटिव एथिक्स। ये भी पॉइंट आता है, बट यूजुअली सब लोग मिस कर जाते हैं, वो आप यूज कीजिए। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, इतना ही था। ये आप क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और अपना आंसर भी ना आप टेलीग्राम में पोस्ट कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली सी दैट। और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उससे मोटिवेशन मिलता है काम करने का। ओके, सुनने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।